आज देखेंगे हम इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का रिवीजन, जो कि बहुत ही एक अनोखे अंदाज में हम लोग करने वाले रिवीजन। इसमें आप पूरे कॉन्सेप्ट को कुछ कंपैरिजन के रूप में, कुछ डेफिनेशंस के रूप में देखने वाले हो, और साथ ही में कुछ एक जो न्यूमेरिकल्स भी करेंगे हम लोग। तो बड़ा मज़ा आने वाला वीडियो में। तैयार हो जाओ सब लोग अपने कॉपी पेन के साथ में, लोग अपने अपने पेन कॉपी लेकर। मैं रश्मि शर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल अचीवर्स एकेडमी पे। शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी जब हम पढ़ने जा रहे हैं तो इलेक्ट्रिक करंट जो हमारी सबसे मेन इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक है कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है, पहले हमें ये जानना होगा। और चूंकि इलेक्ट्रिक करंट चार्ज से रिलेटेड है, चार्ज नहीं है तो करंट नहीं है, तो हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक चार्ज को भी देख लेते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या है आपका, यदि आप देखोगे हम चार्ज को देखते हैं। चार्ज क्या है, तुम्हें पता है कि जो एटम होता है, एटम में क्या होता है आपका, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और साथ में प्रोटॉन्स होते हैं। ठीक है, प्रोटॉन्स पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या हुआ, इलेक्ट्रिक चार्ज सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो मैटर के होते हैं, यानी कि एटम के पार्टिकल्स, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, उनकी प्रॉपर्टी है। पॉजिटिव चार्ज होंगे प्रोटॉन्स, नेगेटिव चार्ज कैरी करेंगे इलेक्ट्रॉन्स। अब क्वेश्चन उठता है कितना चार्ज होता है, ये आपको ध्यान रखना है। जो प्रोटॉन्स हैं, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है और दोनों पर इक्वल चार्ज होता है, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कॉलम का चार्ज है। प्रोटॉन पर वहीं पर 1.6 इंटू 10⁻19 कॉलम का चार्ज है। यानी अंतर सिर्फ कितना है, नेगेटिव और पॉजिटिव साइन का। क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज है, नेगेटिव साइन आ जाएगा, प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज है, पॉजिटिव साइन रहेगा। जबकि यदि हम करंट को डिफाइन करेंगे तो करंट क्या है, यही चार्ज जब फ्लो करेंगे एक सर्किट में जो कि क्लोज सर्किट होगा, तो उसकी जो रेट ऑफ फ्लो है, यानी हम टाइम से निर्धारित करते हैं कि कितने समय में, यूनिट टाइम में कितना चार्ज फ्लो हुआ, यूनिट टाइम में कितना चार्ज फ्लो हुआ, उसको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक करंट। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, उसकी डायरेक्शन भी निर्धारित होती है। ठीक है, जो हम अभी आगे लेंगे टॉपिक। बात करें तो सिंबल जो हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज का सिंबल है वो क्यू है, जबकि जो करंट का सिंबल है वो क्या है, आई है। क्यू बराबर होता है एन इंटू ई। यहाँ पर देखो क्यू तो चार्ज हो गया, क्यू क्या है आपका, चार्ज हो गया। और एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एन क्या है आपका, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और साथ ही ई क्या है, ई है चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज है। ठीक है, इसको हमने किससे रिप्रेजेंट किया, स्मॉल ई से। करंट का जो सिंबल है वो क्या होता है, आई होता है। आई बराबर क्या होता है आपका, क्यू अपॉन टी। ठीक है, यहाँ पर आई क्या है, आई आपकी है करंट, क्यू जो है वो आपका चार्ज हो गया, और टी बराबर हो गया आपका टाइम, यानी कि कितने समय में कितना चार्ज फ्लो हुआ है सर्किट में, वो आपकी क्या हो गई, करंट हो गई। आगे ऐसा ही यूनिट की बात करें तो इसको हम कॉलम कहते हैं। जो क्यू है इसकी जो चार्ज है, चार्ज कैसा यूनिट क्या है, कॉलम। कॉलम को हम डिनोट किससे करेंगे, कैपिटल लेटर सी से। और वन कॉलम इक्वल होता है 6 मल्टीप्लाइड 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स के, यानी कि एक कॉलम में 6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जबकि यदि हम ऐसा यूनिट की बात करें करंट की, तो वो एम्पियर होती है, और इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल ए से। यानी ये मैंने जो लिखा आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, तो यदि इसको आप लिखोगे तो यहाँ पर क्या हुआ, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी में क्या है, यदि क्यू क्या है आपका, वन कॉलम चार्ज फ्लो हो रहा है 1 सेकेंड में, टाइम की यूनिट क्या है सेकेंड, कॉलम की यूनिट क्या है कार चार्ज की यूनिट क्या है कॉलम, तो कितनी करंट फ्लो होगी, 1 एम्पियर। आगे समझ में। अब हम देखते हैं चार्जेस। चार्जेस दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, और ये ध्यान रखना है आपको कि जैसे यदि हम चार्ज की बात करते हैं, आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ रखा है कि जो पॉजिटिव और पॉजिटिव, यानी कि जो सिमिलर चार्ज होंगे वो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, एक दूसरे से दूर भागेंगे। जबकि यदि एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, तो वो अट्रैक्ट करेंगे, यानी एक दूसरे के पास आएंगे। ये चार्जेस का
बिहेवियर होता है जो आपको पता ही है कि हाँ पॉजिटिव पॉजिटिव यानी कि लाइक चार्जेस रिपेल करेंगे, नेगेटिव नेगेटिव होगा तो भी रिपेल करेंगे, और कहीं भी नेगेटिव पॉजिटिव है तो अट्रैक्ट करेंगे, यानी कि अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करेंगे। करंट भी दो तरह की होती है, करंट होती है एक अल्टरनेट करंट और एक डायरेक्ट करंट, एसी और डीसी। इलेक्ट्रिक चार्ज को जब मेज़र करना होता है तो इलेक्ट्रोमीटर एक डिवाइस होती है, उससे मेज़र किया जाता है, जबकि इलेक्ट्रिक करंट को जब मेज़र करते हैं तो एमीटर से हम करंट को मेज़र करते हैं। ठीक है, अब जैसा कि तुम्हें पता है करंट की यूनिट क्या है, एम्पियर, ऐसा यूनिट इसकी एम्पियर है। लेकिन कई बार आपको न्यूमेरिकल्स में भी देखने को मिलेगा कि कुछ छोटी यूनिट्स भी होती हैं, जिसमें से एक होता है मिली एम्पियर और एक होता है आपका माइक्रो एम्पियर। तो जो मिली एम्पियर होता है वो इज इक्वल टू होता है 10⁻³ एम्पियर के, और जो माइक्रो एम्पियर होता है वो इक्वल होता है 10⁻⁻6 एम्पियर के। तो ये सब एनसीईआरटी का कुछ भी छोड़ना नहीं है, ये ध्यान रखना है आपको, इसीलिए मैं सब चीज़ें कवर कर रही हूँ आपको। अब यहाँ पर जल्दी से कुछ डेफिनेशंस भी देखते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी। जैसे स्विच क्या है, जब आपको ऑन करना होता है तो उसको आप एक घर में स्विच लगे स्विच बोर्ड्स में, उससे आप स्विच को ऑन या ऑफ करते हो। तो ये तो आपको समझ में आता है कि स्विच है क्या, लेकिन इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे, डेफिनेशन कैसे लिखेंगे। तो सिंपली जो स्विच है वो करता क्या है, वो हमारा जो अप्लायंस है, बल्ब या फिर आप कर सकते हो इसको अप्लायंस, जो भी अप्लायंस है उसके बीच में, और जो सेल या फिर आप कर सकते हो करंट। ठीक है, घर में सेल से तो अप्लायंस चलते नहीं, आपके करंट से चलते हैं। तो अ स्विच मेक्स अ कंडक्टिंग लिंक, एक कंडक्टिंग लिंक है बिटवीन द सेल एंड द बल्ब, बल्ब और सेल के बीच में एक कंडक्टिंग लिंक है। जो आप देखते हो कि हमें घर में कोई भी डिवाइस चलाना है, कोई भी अप्लायंस चलाना है, तो हम क्या करते हैं, स्विच को ऑन या ऑफ करते हैं। यानी वो कंडक्टिंग लिंक का हमने जब लिंक को ब्रेक कर दिया, यानी कि स्विच ऑफ हो गया, और स्विच ऑन कब होगा, जब हम उस कंडक्टिंग लिंक को कनेक्ट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका सर्किट। सर्किट क्या होता है, देखो सर्किट होता है अ कॉन्टिन्यूअस एंड क्लोज्ड पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक सर्किट। जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही है, जैसे ये मेरा सेल है और ये मेरा सर्किट है, ठीक है, तो ये क्या हुआ हमारा क्लोज्ड एंड कॉन्टिन्यूअस पाथ हो गया, राइट। ये हमारा स्विच है और ये हमारा सेल है। तो जब हमारा एक ये कहीं से ब्रेक नहीं है, तो जब ब्रेक नहीं है यानी कि वो हमारा सर्किट हो गया। अ कॉन्टिन्यूअस एंड क्लोज पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक सर्किट। ओपन सर्किट और क्लोज सर्किट, दो यहाँ पर आपको टर्म्स मिलेंगी, ओपन सर्किट और क्लोज्ड सर्किट। ठीक है, क्लोज सर्किट कहाँ पर है, जैसे मैंने ये डायग्राम बनाया। अब यदि मैं यहाँ पर, ये आपका क्लोज सर्किट है, कौन सा डायग्राम हुआ, ये आपका क्लोज सर्किट। सेम डायग्राम यदि मैं ऐसे बना दूँ, बिल्कुल सेम है, और यहाँ पर मैंने इसको ओपन कर दिया, तो ये क्या है, आपका जो स्विच है, जो की है, उसको जब हम अंदर से ये डॉट नहीं लगाएंगे, मीन्स ये क्या शो हो रहा है आपका, कि सर्किट इज ओपन, राइट। तो ये कौन सा सर्किट हो गया आपका, ओपन सर्किट हो गया, और ये वाला क्या हो गया आपका, क्लोज सर्किट हो गया। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखना है। सर्किट के इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन, करंट हमने समझ ही लिया है क्या होता है, कि जो करंट होती है वो जो चार्ज है पर यूनिट टाइम में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है उसको हम करंट से एक्सप्रेस करते हैं, ये हमने ऑलरेडी देख लिया है। देखते हैं डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होती है। करंट की डायरेक्शन जो हम लोग लेते हैं, जो आपको शो करना होता है, वो हमेशा याद रखो कहाँ होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल पर हम करंट की डायरेक्शन को शो करते हैं। डेफिनेशन में क्या लिख सकते हो आप, कन्वेंशनली इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में जो डायरेक्शन ऑफ करंट है दैट इज टेकन एज द अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो क्या मान के चला गया कि जो करंट है वो पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की ओर उसकी डायरेक्शन है, या उस तरफ वो फ्लो करता है जो चार्ज है। ठीक है, अब बाद में जब इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी हुई तो ये देखा गया कि ये तो इलेक्ट्रॉन्स है जो मूव करते हैं, और जिनकी वजह से करंट का फ्लो होता है, या करंट जो है हम देखने को मिलती है। क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पर होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स एटम्स के सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, तो एटम में तो दोनों पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं और प्रोटॉन्स भी होते हैं।
तो पहले जब इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी नहीं हुई तो ये माना गया कि पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर करंट फ्लो करती है। माना आज भी ये जा रहा है, कन्वेंशनली जो माना गया था वही आज भी करंट की डायरेक्शन है कि फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल करंट फ्लोज। ठीक है। और इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स तो हमको पता है, ये इलेक्ट्रॉन्स है सारे के सारे, ये सब पे नेगेटिव चार्ज है, इन सब पे क्या है, कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है। तो ये नेगेटिव चार्ज किधर फ्लो करेगा? नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर। आप देख रहे हो ना, ये नेगेटिव से पॉजिटिव क्या फ्लो हो रहा है आपका? इलेक्ट्रॉन्स। और जो करंट की डायरेक्शन है वो क्या है? पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो इस तरह से आप सर्किट जब भी बनाओगे तो आपको अपना डायग्राम ऐसे बनाना है कि जो सर्किट डायग्राम बनेगा आपका, उसमें जो ये टर्मिनल बनते हैं ये पॉजिटिव साइन शो करता है, ये नेगेटिव। तो जब भी आप सर्किट बनाओगे तो करंट की डायरेक्शन कैसे शो करोगे? फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, लाइक दिस। इस तरह से आपकी करंट की डायरेक्शन शो होगी। क्लियर हुआ? तो अब देखते हैं कि जो करंट का फ्लो होता है वो किसकी वजह से होता है? वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पर है? एटम में। ठीक है। और हम कैसे जानेंगे ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं? तो इसको समझने के लिए ये मैंने आपको एक एटम दिखाया है। ये एटम किसका है? आपका कॉपर का एटम है। कॉपर का एटॉमिक नंबर होता है 29। ठीक है। अब 29 होते हैं तो हम देखो, ये ध्यान रखो कि जो एटम है, एटम में जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं। ये इसका न्यूक्लियस है एटम का। न्यूक्लियस में तो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स रहेंगे। इलेक्ट्रॉन्स बाहर ऑर्बिट में मूव करते हैं और इलेक्ट्रॉन्स को एकोमोडेट कैसे करते हैं? जैसे तुमने देखा, ये पहली ऑर्बिट है। पहली ऑर्बिट में क्या है? ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है। सेकेंड ऑर्बिट में फिर कितने हो गए? सेकेंड 2n²। ठीक है, यानी कि 2। और सेकेंड ऑर्बिट है तो कितना हो जाता है? ये 2 टू ज़ 4 टू ज़ 8, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8। थर्ड में सिर्फ 3n² से 18 आ गए। तो पहली ऑर्बिट में इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, दूसरी में 8 है, तीसरी में 18 है, चौथे में क्या बच गया? केवल 1 इलेक्ट्रॉन बच गया। ये एक इलेक्ट्रॉन जो है यही फ्री इलेक्ट्रॉन है। अब क्या होता है, जो हमारा कंडक्टर है, जैसे हमारा कंडक्टर क्या है? कॉपर वायर हमने लिया है। तो इस कॉपर वायर में बहुत सारे एटम्स होंगे, अनगिनत। ठीक है, आप कह सकते हो बिलियंस में एटम है। तो जब बिलियंस में एटम है तो बिलियंस में फ्री इलेक्ट्रॉन भी तो है, क्योंकि हर एटम पर एक फ्री इलेक्ट्रॉन है। तो इसमें क्या होता है? बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब आपको समझना ये है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रैंडम मूव करते रहते हैं। जब हमने करंट फ्लो नहीं की है तो इनका मूवमेंट क्या होगा? रैंडम मूवमेंट होगा। इधर मूव कर सकते हैं, इधर मूव कर सकते हैं, कहीं भी मूव कर सकते हैं। ठीक है, कोई निर्धारित नहीं है उनकी डायरेक्शन क्या है। अभी हमने इसको प्लग नहीं किया है, लेकिन जब हम इसको प्लग कर देंगे, ठीक है, जब हमारा जो वायर है वो कनेक्ट हो जाएगा, किससे? सर्किट में कनेक्ट हो गया। ये मेरा वायर है और मैंने इसको कनेक्ट कर दिया किससे? बैटरी से। तो जैसे ये बैटरी से कनेक्ट होगा और हमने इसको करंट प्रोवाइड कराई, तो क्या होगा? जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सब एक ही डायरेक्शन में चलना शुरू हो जाएंगे। ठीक है। अब ये जैसे इलेक्ट्रॉन्स हैं बहुत सारे, तो इनकी डायरेक्शन क्या होगी मूवमेंट की? अब देखो, ये करंट की डायरेक्शन हमारी पॉजिटिव टू नेगेटिव, राइट। तो जो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन होगी मूवमेंट की वो क्या होगी? नेगेटिव टू पॉजिटिव होगी। ये नेगेटिव टर्मिनल है, नेगेटिव टू पॉजिटिव होगी। तो सारे इलेक्ट्रॉन्स एकदम एक ही डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देते हैं। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन है, जो कन्वेंशनली हम करंट के जो डायरेक्शन बताएंगे वो क्या बताएंगे? कन्वेंशनली इट इज़ फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल। लेकिन हम दूसरी डेफिनेशन क्या लिखेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन है या करंट की डायरेक्शन हम कह सकते हैं कि अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये समझ में आ गया कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। भाई नेगेटिव साइड, यहीं पे नेगेटिव टर्मिनल पे तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे और पॉजिटिव की साइड जाएंगे। जबकि हम कहते हैं कि करंट की डायरेक्शन हम जो शो करेंगे और जो हमें कन्वेंशनली हमारी करंट की डायरेक्शन बताई जाती है वो क्या है? पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो हम कह सकते हैं कि करंट की डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है। जो इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट की डायरेक्शन है उसके अपोजिट होगी डायरेक्शन ऑफ करंट। क्लियर हुआ? गुड। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? देखो, हमने देखा कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जब वो
स्विच हमारा नहीं ऑन है तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स एक ही जगह पर रैंडम मूवमेंट करते हैं। लेकिन जैसे ही हमारा स्विच ऑन हुआ, इलेक्ट्रॉन्स ने एक डायरेक्शन पकड़ी और वो चले गए। तो वो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पर जो है वो दोनों टर्मिनल्स पर, प्लस और नेगेटिव पर, यदि हम एक सेल की बात करते हैं, सपोज़ ये मेरा सेल है, तो इसका एक टर्मिनल पॉजिटिव होगा और एक टर्मिनल नेगेटिव होगा। सपोज़ ये टर्मिनल हमारा पॉजिटिव हो गया सेल का और ये टर्मिनल हो गया नेगेटिव। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा होंगे, यहाँ पर बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है? और दूसरी साइड जो है वो इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे। तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट किधर होगा? इस तरफ। यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं किधर? पॉजिटिव से नेगेटिव से पॉजिटिव। और फिर जो चार्ज है, जो हमारी डायरेक्शन है करंट की, वो हम क्या लेते हैं? पॉजिटिव से नेगेटिव। हमने कहा इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट अपोजिट होता है, तो वो चीज़ यहाँ पर होती है। तो ये जो डिफरेंस है ना, इसी को हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है? अब इसको मेंटेन करना ज़रूरी है। इसको मेंटेन कैसे किया जाता है, क्यों ज़रूरी है? पहले तो ये समझ लो, जैसे हमने सपोज़ वाटर लिया, हमने एक ये टैंक लिया और ये 2 टैंक हैं यहाँ पर, और दोनों टैंक नीचे से एक ट्यूब से जुड़े हुए हैं, ठीक है? अब इन दोनों ही टैंक में हमारा पानी का लेवल जो है वो सेम है। इसमें भी इसी लेवल पे पानी, इसमें भी इसी लेवल पे पानी है। तो क्या सोचते हो, क्या पानी, ये सपोज़ ए टैंक है, ये बी है, तो क्या पानी का डायरेक्शन ए से बी होगा या बी से ए होगा? ना तो पानी ए से बी में जाएगा और ना ही पानी बी से ए में जाएगा, क्योंकि दोनों का लेवल सेम है, ठीक है? अब यदि इसी तरह से मैं इसकी जगह दूसरा बना लूँ कि यहाँ पर मैं 2 टैंक लूँगी और दोनों टैंक में यहाँ पर पानी का लेवल हम अंतर कर देंगे, ठीक है? अब यहाँ पर पानी का लेवल हमने क्या किया, इसमें हमारा ए टैंक में पानी ज़्यादा है और बी टैंक जो है हमारा, इसमें हमने पानी का लेवल कम कर दिया, ठीक है? तो यहाँ पर क्या होगा, ये हमारा क्या है, वाटर है, वाटर, ठीक है? तो यहाँ पर पानी का जो फ्लो होगा वो क्या हो जाएगा, ए से बी में होगा। आ रही बात समझिए? घर में भी क्या करते हो, जो ओवरहेड टैंक होते हैं वो कहाँ होते हैं? ऊपर होते हैं, छत पर होते हैं। यदि नीचे लेवल पे लगा लोगे तो क्या पानी फ्लो करेगा? नहीं करेगा। तो ये हमने, यानी क्या हुआ कि हमने ये समझ लो कि कोई चीज़ ज़्यादा होगी तो वो कम की साइड जाएगी। जैसे यदि तुमने देखा होगा कि जो हमने टेम्परेचर चैप्टर पढ़ा था, हीट चैप्टर पढ़ा है, क्लास 7 में पढ़ रखा है, तो उसमें क्या होता है, जो हॉट ऑब्जेक्ट्स होते हैं, हॉट से या मोर टेम्परेचर से, ठीक है, किधर ट्रांसफ़र होता है टेम्परेचर का? लेस टेम्परेचर पर, ठीक है? हॉट से कोल्ड बॉडी पर जो है ट्रांसफ़र होगा हीट का। कभी भी देखा कि कोल्ड से हॉट पर हो रहा है? नहीं हो रहा है। या फिर इक्वल में हो रहा है? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब एक ज़्यादा होगा, एक कम होगा, तभी होगा। वही चीज़ हमारी यहाँ पर होती है, जब हमारे सर्किट में करंट फ्लो करती है, तो इलेक्ट्रॉन्स को भी एक जगह ज़्यादा होना होता है, दूसरी जगह कम होना होता है। यानी कि एक जगह इलेक्ट्रॉन्स की सप्लाई ज़्यादा है और दूसरी साइड कम है, तब हमारी करंट फ्लो होती है। और ये इलेक्ट्रॉन्स का जो डिफरेंस होता है वो कैसे मेंटेन होता है कि इसके अंदर, सेल के अंदर केमिकल्स होते हैं जिनमें रिडॉक्स रिएक्शंस होती हैं, और उसकी वजह से ये दोनों टर्मिनल पर, जो ये माइनस टर्मिनल है और ये प्लस टर्मिनल है, पॉजिटिव नेगेटिव पर, जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ये इलेक्ट्रॉन्स का जो डिफरेंस है, ये वो मेंटेन रहता है, ठीक है? अब हम पढ़ते हैं अब हम आते हैं क्या पोटेंशियल डिफरेंस है क्या? पोटेंशियल डिफरेंस को यदि हम कहेंगे तो सिंपल शब्दों में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इसको V से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये होता है वर्क डन अपॉन चार्ज, ठीक है? तो इसको डिफाइन करेंगे, द वर्क रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इज डिस्क्राइब्ड एज पोटेंशियल डिफरेंस। फॉर अ चार्ज टू पास बिटवीन 2 पॉइंट्स देयर मस्ट बी पोटेंशियल डिफरेंस इन करंट। जैसे ये आपने सपोज एक सर्किट बनाया, ठीक है? अब ये जो सर्किट है, इसमें यदि यहाँ से पॉजिटिव से नेगेटिव जाती है करंट, यहाँ से ये चार्ज जा रहा है और यहाँ से ये चार्ज यहाँ तक आया, तो 1 यूनिट चार्ज को, ठीक है, 1 यूनिट चार्ज को यदि हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेकर गए, यानी कि इस टर्मिनल से और इस टर्मिनल तक लेकर पहुँचे, तो उसमें जो कार्य किया गया, जो वर्क किया गया, उसको हमने क्या कहा, पोटेंशियल डिफरेंस किया, ठीक है? इसको आप कैसे लिख सकते हो, लाइक सपोज मैंने लिखा वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट क्या है, वोल्ट, और वर्क की यूनिट क्या है, डब्लू, चार्ज की यूनिट क्या है, क्यू। यदि हम कहें कि 1 यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में 1 जूल वर्क किया गया है,
तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा 1 वोल्ट। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। इस तरह के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं यूनिट के कि 1 वोल्ट कितना है या 1 एम्पियर कितना है। ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो इसको ध्यान देना। और जैसे हम करंट को एमीटर से मेज़र करते हैं, वोल्टेज को हम वोल्ट मीटर से मेज़र करते हैं, और वोल्ट मीटर को हमेशा पैरेलल लगाते हैं सर्किट में। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो यहाँ पर हम देखेंगे वोल्ट मीटर और अमीटर में क्या अंतर होता है, ठीक है। तो अब हम यहाँ देखेंगे वोल्ट मीटर कौन सा है हमारा, अमीटर कौन सा है, इसमें क्या डिफरेंस है। ये देखो वोल्ट मीटर दिखाया है यहाँ पर आपकी रीडिंग दिखाई है 0 से स्टार्ट होकर के फिर 100, 200, 300, 400, 500, इस तरह से आप वोल्टेज की रीडिंग लोगे। एमीटर की रीडिंग जो है वो 5 के डिफरेंस में है, आप देख सकते हो 0 देन 5 का डिफरेंस हो गया यहाँ पर 10 और 15। एमीटर के लिए ए सिंबल यूज़ होता है एमीटर के जो इंस्ट्रूमेंट है उस पर, और वोल्ट मीटर के लिए वी सिंबल से इसको शो किया जाता है। तो देखते हैं डिफरेंसेस। ये हमारा हो गया वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर जो आप देख रहे हो ये इसको वी से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो किस लिए यूज़ होता है, इट इज़ यूज्ड टू मेजर वोल्टेज कह सकते हो आप, और आप कह सकते हो पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। यदि हम एमीटर की बात करें तो एमीटर किस लिए यूज़ होता है, इट इज़ यूज्ड टू मेज़र करंट, ठीक है। एमीटर को हम करंट मेज़र करने के लिए काम में लेते हैं, जबकि वोल्ट मीटर को हम जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस मेज़र करने के लिए काम में लेते हैं। सेकेंड पॉइंट इसका आप लिख सकते हो, इसमें रेजिस्टेंस जो होता है वो हाई होता है। वोल्ट मीटर में रेजिस्टेंस हाई होता है, इट हैज़ हाई रेजिस्टेंस, क्योंकि इसको वोल्टेज मापना होता है, तो इट हैज़ हाई रेजिस्टेंस। जबकि जो एमीटर है इट हैज़ लो रेजिस्टेंस, इसमें रेजिस्टेंस लो होता है। नेक्स्ट आप लिख सकते हो, इट इज़ कनेक्टेड, जो वोल्ट मीटर है इट इज़ कनेक्टेड इन पैरेलल। जब आप इसको सर्किट में कनेक्ट करोगे तो ये हमेशा पैरेलल में कनेक्ट होगा, ठीक है। पैरेलल में कैसे कनेक्ट होता है, जैसे सपोज़ ये आपने यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगाया है, तो यहाँ पे वोल्ट मीटर को आपको करना है, तो हमेशा ये सर्किट में ऐसे कनेक्ट होगा पैरेलल में, राइट। और जो एमीटर है इट इज़ कनेक्टेड इन सीरीज ऑलवेज, इट इज़ कनेक्टेड इन सीरीज़, ये सीरीज़ में कनेक्ट होता है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर मैंने ये सर्किट बनाया है, तो इस सर्किट में जो हमारा एमीटर है वो हम कहाँ कनेक्ट कर सकते हैं, यहाँ भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा एमीटर कनेक्ट हुआ सीरीज़ में और ये पैरेलल में। और ये ध्यान रखना, ये इसका प्लस है, ये माइनस है, तो हमेशा जो वोल्ट मीटर का प्लस होगा वो बैटरी के प्लस की साइड होगा, माइनस माइनस की तरफ। उसी तरह जो एमीटर है उसका प्लस वोल्ट मीटर के प्लस की बैटरी के प्लस की तरफ होगा, और एमीटर का माइनस बैटरी के माइनस की तरफ होगा। यहाँ पर लगेगा इसका, ये प्लस हो जाएगा इसका, ये माइनस, ये प्लस इधर से आ रहा है ना, प्लस से ये देखो ये प्लस की तरफ हो गया और ये माइनस माइनस की तरफ हो गया, ये ध्यान रखना है। एक और पॉइंट आप क्या लिख सकते हो कि जो वोल्ट मीटर है इसको हम किससे डिनोट करते हैं, इट इज़ डिनोटेड बाय लेटर कैपिटल V and it is denoted by कैपिटल A। यह आपका हो गया दोनों एमीटर और वोल्टमीटर। अच्छा, ये एक और पॉइंट है कि इसकी जो रीडिंग होती है उतनी ज़्यादा एक्यूरेट नहीं होती है, ठीक है। जो रीडिंग होगी वोल्टमीटर में बहुत ज़्यादा एक्यूरेट नहीं होती है, जबकि जो एमीटर की रीडिंग होती है तो इसकी रीडिंग बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट होती है। तो ये आप कर सकते हो कि इट मेजर्स एक्यूरेटली, और इट इज लेस एक्यूरेट विथ मेजरमेंट, ठीक है। इसमें मेजरमेंट बहुत ज़्यादा एक्यूरेट नहीं होगा, इसमें मेजरमेंट एक्यूरेट होगा। तो ये आपके हो गए डिफरेंसेस बिटवीन वोल्टमीटर एंड एमीटर। ये आपका एमीटर हो गया इधर, दिस इज एमीटर,
एंड दिस इज वोल्ट मीटर। ठीक है, वोल्ट मीटर को आप देख रहे हो ना, वी से रिप्रेजेंट किया है यहाँ पर रीडिंग में डिफरेंस 100 का आ रहा है, यहाँ पर रीडिंग में डिफरेंस 5 का आ रहा है। तो इस तरह से आप इन दोनों को कर सकते हो। आगे चलते हैं। तो अब ओम्स लॉ करते हैं। ओम्स लॉ क्या है? द पोटेंशियल डिफरेंस वी, हमें पता है पोटेंशियल डिफरेंस को हम किससे डिनोट करते हैं? लेटर वी से। अक्रॉस द एंड्स ऑफ अ गिवन मेटेलिक वायर, तो किसी भी मेटेलिक वायर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। तो ओम्स लॉ क्या कहता है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है यानी कि जो V है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? करंट के, जो I है। प्रोवाइडेड इट्स टेम्परेचर रिमेन्स द सेम, यदि इसका टेम्परेचर सेम रखा जाता है, यानी कि टेम्परेचर सेम होगा तो V के I के बढ़ने के साथ ही V बढ़ेगा, या आप कह सकते हो V बढ़ता है तो I भी बढ़ता है, दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुए। अब देखते हैं ओम्स लॉ। ओम्स लॉ देखने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये एक्टिविटी देखेंगे जो कि आपको एक्सपेरिमेंट कराया भी जाता है, लैब में भी कराया जाता है ये एक्सपेरिमेंट, और यदि नहीं कराया गया तो इसको देख करके आप समझ जाओगे अच्छे से कि क्या है ये बेसिकली एक्टिविटी। ठीक है, इसमें क्या करना है, ये जैसे सर्किट आप देख रहे हो यहाँ पर, तो इस सर्किट में हमने क्या क्या लिया है, पहले कंपोनेंट्स देख लो हमने क्या लिए हुए हैं। ये मैंने एक 2 वोल्ट का सेल लिया है सिंगल, फिर ये लिया है मैंने वेरिएबल रेजिस्टेंस। ठीक है, और वेरिएबल रेजिस्टेंस मैंने क्यों कहा, ये आपको एरो दिख रहा है यहाँ पर जो कि शो करता है कि वेरिएबल रेजिस्टेंस है। फिर हमने लिया है कि पोटेंशियल डिफरेंस को मेज़र करने के लिए वोल्ट मीटर को यहाँ पर लगाया है, और इसको पैरेलल में लगाते हैं, हमेशा याद होगा आपको। एमीटर हमेशा सीरीज़ में लगाते हैं, एमीटर को सीरीज़ में लगाया गया है, वोल्ट मीटर पैरेलल में हो गया और ये स्विच हो गया। तो जब एक सेल लगाया है और एमीटर की रीडिंग ली, तो पहले हम एक सेल लगा करके एमीटर की रीडिंग लेंगे, फिर 2 सेल, 3 सेल, ऐसे करके रीडिंग लेंगे। तो जब पहला सेल लगा करके रीडिंग ली तो सपोज़ ये वोल्ट मीटर की रीडिंग आएगी, यहाँ पर ये करंट की रीडिंग आएगी, और फिर हम देखेंगे V/I कितना आता है। ठीक है, तो वोल्ट मीटर की रीडिंग कितनी आती है, यहाँ पर हमने 2 वोल्ट लिया है तो ऑब्वियसली 2 वोल्ट ही आएगा। करंट की रीडिंग यहाँ पर हमने जब देखा एमीटर में तो 1 एम्पियर आता है, और 2/1 V/I किया है ना, तो 2/1 कितना हो गया आपका? 2 आ गया। ठीक है, अब हमने क्या किया, यहाँ पर एक और सेल फिट किया और इसको भी हमने 2 वोल्ट का सेल लगाया। तो अब कितने हो गया हमारा पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ पर वोल्टेज हो गया हमारा 4 वोल्ट। एमीटर की रीडिंग हमने जब ली तो कितनी आती है, यहाँ पर 2 एम्पियर आती है। 4/2 कितना हो गया, इजिकल टू 2 हो गया। अब यहाँ पर हम थर्ड सेल भी लगाएंगे, और थर्ड सेल लगाने के साथ ही हमारा ये 2 वोल्ट और हो जाता है, और इसको रादर देन 2 वोल्ट हर जगह लिखने से हम अच्छा है यहाँ पर लिख लेते हैं अब 6 वोल्ट। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस की रीडिंग आ गई वो 6 वोल्ट आ गया, तो मैंने लिखा यहाँ पर 6 वोल्ट वोल्ट मीटर की रीडिंग के लिए। एमीटर की रीडिंग देखने के लिए जब करंट को देखा हमने तो कितना आया यहाँ पर 3 एम्पियर। ठीक है, तो 6/3 भी कितना आ गया, 2। तो इन रीडिंग से क्या पता लग रहा है कि यदि हमने देखा कि वोल्टेज जैसे जैसे हम बढ़ा रहे हैं तो करंट भी उसी रेशो में बढ़ रही है, और V/I यानी कि V/I वोल्टेज अपॉन करंट करने पर हमने क्या देखा कि जब हमने एक ही रेशो से वोल्टेज को बढ़ाया है तो करंट भी उसी रेशो से बढ़ी, और उसकी वजह से V/I जो आया है वो सब में 2 2 एंड 2 आया, यानी कि कांस्टेंट आया है। तो यही ओम्स लॉ है। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या है, डेफिनेशन में आप क्या लिखोगे, ये डेफिनेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लर्न कर लेना। द पोटेंशियल डिफरेंस V अक्रॉस द एंड्स ऑफ अ गिवन मेटेलिक वायर, किसी भी मेटेलिक वायर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा इलेक्ट्रिक सर्किट में, इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, करंट के, फ्लोइंग थ्रू इट, सर्किट में जो करंट फ्लो हो रही है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, प्रोवाइडेड इट्स टेम्परेचर रिमेन्स द सेम, एक कंडीशन है कि टेम्परेचर सेम होगा। दिस इज कॉल्ड ओम्स लॉ, इसी को ओम्स लॉ कहते हैं। तो इसमें क्या हुआ कि यदि आप V को देखोगे तो V किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, I के। अब हम यदि यहाँ पर V/I कर दें
ठीक है, V अपॉन आई करेंगे तो क्या होगा यहाँ पर, इजिकल टू क्या है यहाँ पर कांस्टेंट है, हमने देखा ये 2 2 2, तो V अपॉन आई हमने देखा कांस्टेंट है। इस कांस्टेंट को लेटर R से रिप्रेजेंट किया गया, और ये R क्या है बेसिकली, ये रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो R क्या है, R एक कांस्टेंट है किसी भी गिवन मेटेलिक वायर का, किसी भी मेटेलिक वायर का एट अ गिवन टेम्परेचर, एंड इज कॉल्ड इट्स रेजिस्टेंस, और इसको क्या कहा जाता है, उस मेटल का रेजिस्टेंस कहा जाता है। ठीक है, अब यदि ओम्स लॉ में आप यदि ग्राफ को बनाओगे तो ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा। इसको मैं थोड़ा एनलार्ज करके आपको दिखाती हूँ। तो देखो यहाँ पर सपोज करंट की रीडिंग ली हमने आई की एक्स एक्सिस पर, और वोल्टेज हमने लिया है वाई एक्सिस पर। तो तुम देख सकते हो यहाँ पर कि जब वोल्टेज हमारा 0.2 था तो एमीटर की रीडिंग कितनी थी हमारी, 1 थी। फिर यहाँ पर हमारा जो वोल्टेज है, ये जो आपको ये मार्क दिख रहे हैं ना, ये मार्क है, किस पर आ रहा है, 0.4 पर, यानी कि 0.2 से हमारा वोल्टेज इंक्रीज हुआ है और 0.1 से हमारा फिर से करंट इंक्रीज हुई। थर्ड हमारा इस जगह पर आ रहा है, ये 0.3, यानी कि 0.1 से करंट इंक्रीज हो रहा है। करंट किस में नापी जाती है, एम्पियर में, और वोल्टेज किस में, वोल्ट में। ठीक है, और यहाँ पर ये 0.6, यानी कि फिर से ये 0.6 हो गया, यानी कि 0.2 का डिफरेंस। तो क्या देख रहे हो कि जैसे जैसे हमारा वोल्टेज बढ़ रहा है करंट भी उसी रेशो से बढ़ रही है, और यदि तुम वी आई अपॉन आई यहाँ पर निकालोगे तो वो कांस्टेंट आ रहा है, जो कि हमारा क्या बताता है, रेजिस्टेंस। ठीक है, आर क्या है, कांस्टेंट है। और रेजिस्टेंस की आपने पढ़ा, रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस वो प्रॉपर्टी है कंडक्टर की जो कि करंट के फ्लो को, चार्ज के फ्लो को रेजिस्ट करता है, रोकता है। रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्जेस, जो चार्जेस के फ्लो को रेजिस्ट कर रहा है, रोक रहा है। और इसकी जो एसआई यूनिट होगी ओम होगी, राइट। इसको ग्रीक लेटर ओम इस तरह से आप बना करके रिप्रेजेंट करोगे। जो ओम्स लॉ है उसके हिसाब से आपका आर क्या है, आर इज इक्वल टू आ गया आपका वी अपॉन आई। Clear? So if the potential difference across the two conductors of a conductor is 1 volt and the current through it is 1 ampere, जो हमने कहा the resistance is R, that is हो जाएगा आपका 1 ohm। क्लियर? तो इस तरह से आपका बहुत ही इजीली ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी आपको। अब आगे बढ़ेंगे कि रेजिस्टेंस को, हम रेजिस्टर्स को किस तरह से कॉम्बिनेशन में लगाते हैं। दो तरह के कॉम्बिनेशन हम पढ़ने वाले हैं, दो तरह के कॉम्बिनेशन होते हैं, एक सीरीज कॉम्बिनेशन, एक पैरेलल। ठीक है, चलो देखते हैं आगे। अब देखेंगे हम रेजिस्टर्स किस तरह से सिस्टम में लगते हैं, जो रेजिस्टेंसेस हैं उनको कैसे लगाते हैं। तो देखो, जितने भी अप्लायंसेस हैं या रेजिस्टर्स हैं आप कह सकते हो, उनको या तो सीरीज में लगाते हैं जैसा कि यहाँ पर मैंने आपको बना के दिखाया डायग्राम, या फिर पैरेलल में लगाते हैं। जब हम सीरीज में लगाते हैं तो कुछ इस तरह से लगाया जाता है। ये हमने बैटरी कनेक्शन किया और यहाँ पर इस तरह से सपोज 3 रेजिस्टर्स मैंने लगाए हैं, R1 R2 R3, तो तीनों इस तरह से लगा दिए हैं। फिर एमीटर को हमने यहाँ पर सीरीज में लगाना है, स्विच लगा दिया। अब वोल्टेज जो हमारा जो वोल्ट मीटर होता है उसको हमें कहाँ लगाना होता है। वोल्ट मीटर को देखो हमें पैरेलल में लगाना है, तो हमें यदि टोटल वोल्टेज निकालना है तो हम कैसे लगाएंगे वोल्ट मीटर को। सिंपली हमने इस तरह से, ये जो हमारा 2 पॉइंट्स बनते हैं, इन दोनों पॉइंट्स के अक्रॉस हमें लगा देना होता है वोल्ट मीटर, लाइक दिस। ठीक है, लेकिन यहाँ पर तुम देख रहे हो कि यहाँ पर मैंने तीनों रेजिस्टर्स के अक्रॉस वोल्ट मीटर को लगाया है। तो यहाँ पर क्या है, करंट आपका सेम रहता है। जो आपका सीरीज कॉम्बिनेशन होता है हमेशा उसमें करंट हमें पता है सेम होता है, और जो पोटेंशियल डिफरेंस है यानी कि जो वोल्टेज है वो चेंज होता है एज पर द रेजिस्टेंस। हर रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज डिफरेंट होगा। तो यहाँ पर हम यदि वोल्टेज को निकालें तो V की वैल्यू क्या होती है, एज पर द ओम्स लॉ V इज इक्वल टू होता है आई आर, राइट। तो यहाँ पर हम V1 निकालेंगे सपोज, तो I तो सेम है, I को मैंने I ऐसे ही लिखना है, फिर R1 लिख लिया। V2 की वैल्यू हो जाएगी आपकी IR2, ठीक है, V2 है IR2 हो गया, और V3 हो जाएगा आपका IR3। V को आप जब आप टोटल वोल्टेज निकालोगे तो आप क्या करोगे, V1 प्लस V2 प्लस V3 निकालोगे तो आपका टोटल
रिजल्टेंट वोल्टेज आ जाएगा। तो अब यहाँ पर हम V की जगह पर इनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे। तो V की जगह हमने IR लिखा, V1 की जगह IR1 प्लस IR2 एंड प्लस IR3। ठीक है, अब हमने लिखा आई यहाँ पर मैं कॉमन ले लेती हूँ, R1 प्लस R2 प्लस R3 आ गया। आई से आई कैंसिल हो जाएगा आपका, R इज इक्वल टू हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। और यदि और भी वोल्टेज जो रेजिस्टेंस है तो हम उसको इसी के साथ में ऐड करते चल सकते हैं। तो हमें जब भी सीरीज़ कॉम्बिनेशन में निकालना होगा तो हमें ये फार्मूला पुट करना होता है कि I इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ये आपका एक फार्मूला बन जाता है। अब जैसे सपोज़ आपको यहाँ पर रेजिस्टेंसेस की वैल्यू दी है और इसकी यहाँ पर 2 ओम दिया है, सपोज़ इसका 10 ओम दिया है, इसका सपोज़ 5 ओम दिया है। आपसे पूछा है कि 10 ओम के अक्रॉस क्या वोल्टेज है। सपोज़ करंट आपको दी है 5 एम्पियर यहाँ पर, राइट। तो हम कैसे निकालेंगे, हमें R2 के अक्रॉस निकालना है, यानी 10 ओम के अक्रॉस निकालना है। तो हम निकालेंगे V इज इक्वल टू IR। आई की वैल्यू कितनी दी है हमें 5, R की वैल्यू दी है 10, तो हमारा V कितना आ जाएगा 50 वोल्ट। तो इस तरह से करके आपके क्वेश्चंस निकलते हैं इसमें। इसमें एक बात और ध्यान रखना है कि हमेशा याद रखना कि जब भी आपसे पूछा जाए, कई बार क्या होता है वैल्यूज़ दी जाती हैं, पूछा जाता है कि ये इतने ओम के रेजिस्टर्स हैं तो किस तरह का कॉम्बिनेशन होगा, सीरीज़ या पैरेलल। तो ध्यान रखना यदि सारे के सारे रेजिस्टर्स सीरीज़ में होंगे तो जो वैल्यू आएगी वो हमेशा जो मैक्सिमम रेजिस्टेंस है उससे बड़ी आएगी। जैसे यहाँ पर देख रहे हो 10 ओम है मैक्सिमम, उससे भी ज़्यादा आएगी। जैसे यहाँ पर तुम ऐड करोगे यदि तो 2 प्लस 10 12 और प्लस 5 17 ओम, तो 17 ओम इज़ बिगर देन 10 ओम। तो इस तरह से आप कर सकते हो सॉल्व। थोड़ा सा अंदाज लेना पड़ता है कि हाँ कितना जो रेजिस्टेंस है वो शो हो रहा है, उस हिसाब से आप सीरीज़ या पैरेलल में कॉम्बिनेशन को देख सकते हो। अब हम देखेंगे रेजिस्टर्स इन पैरेलल। जब पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है तब क्या स्थिति बनती है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमेशा क्या देखना होता है आपको कि ये जो करंट है वो डिफरेंट होगी। ठीक है, यहाँ पर जो मैंने एमीटर लगाया है ये आपको टोटल करंट देगा, लेकिन हर रजिस्टर का आपको यदि करंट देखना है, जैसे हमने क्या देखा था सीरीज में तो अलग अलग वोल्टेज था, यहाँ पर यदि हमें रजिस्टर्स में देखना होगा कि करंट कितनी है तो हर रजिस्टर में हमें सीरीज में उसके एमीटर लगा करके चेक करना होगा। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है आपका पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है अक्रॉस ईच रजिस्टर। ठीक है, इट रिमेन्स सेम, जबकि जो करंट होती है वो डिफर करती है। करंट डिफर्स अक्रॉस ईच रजिस्टर। ठीक है, तो ये आपका हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन में। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन की खास बात क्या होती है, जब आपको रिजल्टेंट रेजिस्टेंस निकालना होता है ना, तो उसकी वैल्यू हमेशा जो सबसे छोटा रजिस्टर है उससे भी कम आती है। ये इसकी पहचान है यदि सारे रजिस्टर्स आपके पैरेलल में है। अब यदि मुझे यहाँ पर करंट की वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालूंगी मैं, फार्मूला होता है टोटल करंट का फार्मूला क्या लिखेंगे हम, I इज इक्वल टू V अपॉन R ओम्स लॉ से। ठीक है, लेकिन जैसा मैंने कहा कि हर रजिस्टर में करंट की वैल्यू अलग होगी, तो I1 इज इक्वल टू हो जाएगा V अपॉन R1। इसी तरह से मैं I2 देखती हूँ, I2 क्या हो जाएगा आपका V अपॉन R2। और इसी तरह से I3 की वैल्यू क्या हो जाएगी V अपॉन R3। अब तीनों को हम जोड़ लेते हैं, I इज इक्वल टू हो गया आपका I1 प्लस I2 प्लस I3। क्लियर, तो यहाँ पर I की वैल्यू कितनी है हमारी V अपॉन R, ये है हमारी V अपॉन R। तो मैं लिख दूंगी यहाँ पर V अपॉन R इज इक्वल टू I1 की वैल्यू है V अपॉन R1, I2 की वैल्यू है V अपॉन R2 और I3 है आपका V अपॉन R3। तो अब यदि मैं यहाँ पर देखूँ तो V मैंने कॉमन ले लिया, 1 अपॉन R आ गया। और इसी तरह से यहाँ पर भी V कॉमन ले लिया, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 और प्लस 1 अपॉन R3 आ गया। V से V कैंसिल कर दिया हमने, तो 1 अपॉन R क्या हो गया आपका 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। जितने भी रेजिस्टर्स हैं वो इसी की तरह से आप ऐड करते जाओगे और आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर हुआ, तो ये ध्यान रखना है यहाँ पर कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा, वोल्टेज सेम रहेगा
और जो करंट है आई है वो डिफर करेगी अक्रॉस डिफरेंट रेजिस्टर। कहाँ पर डिफर करेगी? अक्रॉस डिफरेंट रेजिस्टर्स। ठीक है, और इस तरह से आप इसका फार्मूला लिखते हो। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। चलते हैं आगे। अब यहाँ पर डेफिनेशंस देख लेते हैं। गुड कंडक्टर, रेजिस्टर एंड इंसुलेटर। गुड कंडक्टर वो मटेरियल कहलाते हैं जो कि ऑफर करते हैं एक लो रेजिस्टेंस। तुम्हें पता है कि जो करंट है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है रेजिस्टेंस के। तो यदि रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो करंट कम होगी, और रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट ज़्यादा होगी। रेजिस्टेंस क्या है? जो कि एक तरह से जो आपका इलेक्ट्रॉन्स जो मूव कर रहे हैं सर्किट में, उनके फ्लो को, जो उनके मोशन को अपोज करना, दैट इज रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस होगा तो क्या होगा? करंट कम हो जाएगी यदि रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। तो गुड कंडक्टर कौन से मटेरियल होते हैं? जो कि ऑफर करते हैं लो रेजिस्टेंस को। तो ऑब्वियस सी बात है कि उनमें करंट अच्छे से फ्लो होगी, तो वो गुड कंडक्टर कहे जाएंगे। रेजिस्टर क्या होता है? अ कंडक्टर हैविंग सम एप्रिशिएबल रेजिस्टेंस इज कॉल्ड अ रेजिस्टर। रेजिस्टेंस है लेकिन उतना है कि जितना करंट फ्लो के लिए ज़रूरत भी है, तो उनको हमने क्या कहा? रजिस्टर का। इंसुलेटर्स क्या कहलाते हैं? वो कंपोनेंट जो कि रजिस्ट करते हैं बहुत ज़्यादा करंट को, यानी कि हायर रेजिस्टेंस देते हैं। कंपोनेंट ऑफ आइडेंटिकल साइज मीन्स हमने यदि दो वायर लिए, एक मैंने ले लिया ये कॉपर वायर और दूसरा मैंने ले लिया सपोज ये नाइक्रोम वायर, ठीक है, तो कौन सा वायर ज़्यादा रेजिस्टेंस दे रहा है? नाइक्रोम। तो ये क्या हुआ? एक तरह से ये इंसुलेटर होगा, और जो कॉपर वायर हुआ वो क्या हुआ? आपका गुड कंडक्टर हुआ। अब बात करते हैं वो कौन से फैक्टर्स हैं जिन पर किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स। तो रेजिस्टेंस का यदि हम फार्मूला लिखेंगे, रेजिस्टेंस बराबर होता है आपका रो एल अपॉन ए। क्लियर? यहाँ पर आर किसको शो कर रहा है? आर हो गया आपका रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। ठीक है, ये रो है। रो क्या कहलाता है? रेजिस्टिविटी है। अभी इसको भी समझना है आपको, रेजिस्टिविटी होता है ये। और एल है आपका लेंथ ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, और ए है आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर। तो ये वो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जिन पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। तो ये आपका कंडक्टर है, सपोज इसकी लेंथ कितनी है? एल है ये। ठीक है, ये लेंथ होगी इसकी। ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ये कितना है आपका? इसको किससे डिनोट करना है आपको? ए से। एल से आपने लेंथ को डिनोट किया, ए से एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को डिनोट किया। आर आपका रेजिस्टेंस हो जाता है और रो आपकी रेजिस्टिविटी हो जाती है। अब यहाँ पर देखते हैं किस तरह से डिपेंड करता है। देखो, आर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के, यानी कि यदि लेंथ बढ़ती है कंडक्टर की तो आर भी बढ़ता है, रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। लेंथ कम होती है तो आर भी कम होता है। समझ में आया? रेजिस्टेंस भी कम हो जाएगा। रेजिस्टेंस कम होने का मतलब क्या हुआ? करंट बढ़ जाएगी वहाँ पर। क्लियर हुआ? अब दूसरी क्वांटिटी हमने क्या कहा किस पर डिपेंड करता है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर। और रेजिस्टेंस जो है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यदि बढ़ता है तो रेजिस्टेंस कम हो जाता है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होगा तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। जैसे यदि ये वायर है हमारा, इसकी थिकनेस ज़्यादा है, थिकनेस ज़्यादा है तो यानी कि इसमें इजीली फ्लो हो पाएगा इलेक्ट्रॉन्स का। अब यदि हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को कम कर देंगे, यानी कि यदि मैंने एक वायर को पतला कर दिया, ये पहले वायर था मेरे पास सपोज इस लेंथ का और इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का, अब सेम लेंथ ली हमने लेकिन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को हमने कर दिया कम, ये हो गया पतला वायर। तो यानी कि यहाँ पर क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन्स को अब मूव करने में जो है वो दिक्कत आएगी ना। यदि आप एक नैरो रोड पर चल रहे हो तो आपको दिक्कत आएगी। तो थिक वायर है तो रेजिस्टेंस कम होगा, क्योंकि जो अपोजिशन होगा करंट का, यानी कि जो रेजिस्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, रेजिस्टेंस वो नहीं कर पाएगा उतना, इलेक्ट्रॉन्स इजीली चल पाएंगे।
लेकिन वायर थिन हो गया तो रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, उनको रुकावट उतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट में। रेजिस्टेंस बढ़ा तो करंट क्या होगा, वो कम हो जाएगा। आई बात समझ में? तो इस तरह से ये डिपेंड करता है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, आर इज प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए, लेंथ अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब ये प्रोपोर्शनल का साइन हमें हटाना होता है, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर, आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। रो क्या है यहाँ पर, रो है आपकी रेजिस्टिविटी उस मटेरियल की, जिस मटेरियल का आपका वायर है या कंडक्टर है। ठीक है, रेजिस्टिविटी हर सब्सटेंस के, हर मटेरियल की अपनी एक स्पेसिफिक होती है। ये आपकी बुक में पूरा चार्ट भी दिया हुआ है। ठीक है, उस चार्ट से आप देख सकते हो जिसकी रेजिस्टिविटी सबसे कम है वो बेस्ट कंडक्टर होता है, और रेजिस्टिविटी ज़्यादा है यानी कि वो इंसुलेटर हो गया। तो इस तरह से आपको रेजिस्टिविटी का समझ में आता है। रेजिस्टिविटी ना तो लेंथ पर डिपेंड करती है, ना ही एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड करती है। ये सिर्फ किस पर डिपेंड करती है, फिजिकल कंडीशन पर। एक तो मटेरियल पर, किस मटेरियल का बना हुआ है, दूसरा फिजिकल कंडीशन जैसे कि टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी। ठीक है, लेकिन जो रेजिस्टेंस है वो किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है आपने देख लिया। रेजिस्टिविटी पे भी डिपेंड कर रहा है, लेंथ ऑफ कंडक्टर पर भी डिपेंड कर रहा है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर भी डिपेंड करता है। इन सारी क्वांटिटीज़ पर डिपेंड करता है। इनकी यूनिट क्या है, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है आपकी, रेजिस्टेंस की जो एसआई यूनिट है वो क्या है, एसआई यूनिट इसकी ओम है, और जो रेजिस्टिविटी है उसकी जो एसआई यूनिट है वो क्या है, ओम मीटर है। अब देखो ये कैसे आती है ओम मीटर। तो यहाँ पर रो की यूनिट कैसे हम लिखेंगे, रो इज इक्वल टू क्या हो गया, आर है आपका ओम, रेजिस्टेंस की यूनिट ओम है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के मीटर स्क्वायर होती है, तो हम लिख सकते हैं एम इंटू एम, और लेंथ की यूनिट होती है एम मीटर। इस एम से ये एम कट गया, तो रो की जो एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी दैट इज रो इज ओम मीटर। ये आपकी इस तरह से आ जाती है। ठीक है, अब यदि रेजिस्टेंस 1 ओम है, लेंथ 1 मीटर है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर होगा, तो रो क्या हो जाएगा आपका 1 ओम मीटर। ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, देखो जब भी किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है, ये कंडक्टर है आपका और यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स बीच बीच में क्या होगा, रैंडमली एटम से टकराएंगे। एटम से जब टकराएंगे तो इनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, लो होगी। काइनेटिक एनर्जी लो होगी यानी कि वो एनर्जी कहाँ ट्रांसफॉर्म हो रहा है, इन द फॉर्म ऑफ हीट, हीट की फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होगी। ठीक है, तो ये हीट एनर्जी कैसे हम निकालेंगे, यहाँ पर हीटिंग इफेक्ट क्या है करंट का, कि करंट में देखो तुमने देखा होगा जब भी तुम कोई भी अप्लायंस लगाते हो, सपोज आपका पंखा यदि ज़्यादा लंबा चला है तो वो वार्म हो जाएगा, ट्यूबलाइट जल रही है, बल्ब जल रहा है, वार्म हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, हीट अप हो जाएगा। इवन इनफैक्ट मोबाइल चार्ज करते हो, मोबाइल में चार्ज करते हो तो क्या होता है, मोबाइल हीटअप हो जाता है, ओवर चार्जिंग की तो ज़्यादा ही हीट हो जाती है। तो एक्चुअली है क्या कि जो इलेक्ट्रिसिटी है, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो किस में कन्वर्ट होती है, जो अपने काम कर रही है, एक तो यूजफुल वर्क में कन्वर्ट होती है, साथ ही थोड़ी सी डिसिपेटेड किस में हो जाती है, आपकी हीटिंग इफेक्ट कर देती है, वहाँ पर हीट अप करने में यूज़ हो जाती है, या कह सकते हो आप हीट जनरेट कर देती है। तो हीट का फार्मूला यहाँ पर क्या बनता है, हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, एक तरह से क्या देखा हमने, एनर्जी की बात कर रहे हैं। एनर्जी क्या हुआ, यदि हम देखें V इजिकल टू क्या होता है, W अपॉन Q, तो ये W क्या है, इट इज़ एनर्जी, वो कोई भी काम किया गया वो क्या है, एनर्जी हुआ। तो यहाँ पर यदि हम एनर्जी देखें तो एनर्जी क्या हो गया, V इजिकल E इजिकल टू क्या हो गया, VQ, W इजिकल टू क्या है, VQ, हम W को E लिख सकते हैं। अब यदि हम यहाँ पर हीट एनर्जी की बात करें तो हम H लिख सकते हैं इसको, H इजिकल टू VQ। ठीक है, अब H इजिकल टू VQ यदि बनता है तो यदि हमें Q का देखते हैं, Q का क्या होता है आपका, Q इजिकल टू क्या हो गया, I इंटू टी, क्योंकि I का क्या होता है फार्मूला, Q अपॉन टी। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, V, और इन प्लेस ऑफ Q आप किससे इसको रिप्लेस कर सकते हो, IT। तो एक फार्मूला तो हीट एनर्जी का ये बन गया। दूसरा फार्मूला, अब यदि आपको V की वैल्यू नहीं दी है न्यूमेरिकल में, तो आपको पता है कि ओम्स लॉ से V इजिकल टू क्या होता है, IR। ठीक है,
तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर H इजिकल टू, और V की प्लेस पर हमने क्या लिखा आई आर, और फिर एक और आई है टी हो गया, तो H इजिकल टू क्या हो गया आपका आई स्क्वायर आर टी, ये इसका हो गया एक और फार्मूला, राइट। इसी तरह से यदि आपको I की वैल्यू नहीं दी है और V की वैल्यू दी है, तो आप रादर देन यहाँ ये I जो है आपका इसको रिप्लेस कर सकते हो। तो क्या करोगे आप, H इजिकल टू क्या हो जाएगा आपका V, और I की वैल्यू क्या होगी, I इजिकल टू होता है आपका V अपॉन R, तो यहाँ पर I को रिप्लेस करोगे आप इंटू V अपॉन R इंटू टी, तो क्या हो गया ये H इजिकल टू V स्क्वायर अपॉन R और T, ये आपका एक और फार्मूला बन गया। तो इस तरह से आपके 3 फार्मूले बनते हैं हीट एनर्जी को निकालने के लिए, हीट को निकालने के लिए, जो आपके न्यूमेरिकल्स में दिए जाते हैं। एक आपसे पूछा जाता है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, तो इसको देखते हैं जूल्स ऑफ लॉ ऑफ हीटिंग क्या कहता है, ठीक है। तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग में आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे और क्या इसको रिप्रेजेंट करते हो। यहाँ पर सिर्फ आपका H इजिकल टू आई स्क्वायर आर टी लगेगा, और जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग यदि आपसे पूछा जाता है इसको डिफाइन करो, तो आप लिखोगे इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, किसके होता है, नंबर 1 स्क्वायर ऑफ करंट, स्क्वायर ऑफ करंट, स्क्वायर ऑफ आई के, करंट जितनी फ्लो रही है उसके स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। आप देख रहे हैं H इजिकल टू आई स्क्वायर है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सेकंड ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, रेजिस्टेंस के। और थर्ड ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपके टाइम के। तो बहुत सीधी सी बात है, यदि आपने करंट को बढ़ाया तो अभी हीट बढ़ेगी, ठीक है। आपने आई बढ़ाएंगे आप तो अभी जो करंट हीट है वो बढ़ेगी, रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो अभी हीटिंग इफेक्ट बढ़ेगा, हीट बढ़ेगी। और जो टाइम है, यदि आप ज़्यादा देर तक कोई चीज़ लगे रहने देते हो या ऑन रखते हो, स्विच ऑन रखते हो अप्लायंस का, तो भी वहाँ पर हीटिंग इफेक्ट बढ़ेगा या हीट जो है जनरेट ज़्यादा होगी। तो इस तरह से हमारा आ जाता है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। इसमें आप सिर्फ यही वाला फॉर्मूला लगाओगे और इसी के अकॉर्डिंग इसको डिस्क्राइब करोगे, जो मैंने यहाँ लिखा है इतना लिख दोगे आपको नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। अब देख लेते हैं पावर। अब इलेक्ट्रिक पावर देखते हैं। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज पावर। जो भी देखो, जब भी हम रेट की बात करते हैं मीन्स इसका डिसीजन किससे होता है, टाइम से डिवाइड किया जाता है। तो रेट ऑफ डूइंग वर्क यानी कि कितनी एनर्जी लगती है किसी काम को करने में, तो यदि आप एनर्जी को डिवाइड कर दोगे टाइम से तो आपका आ जाएगा पावर, ठीक है। इसको ऐसे भी कह सकते हो कि पावर इज द रेट ऑफ एनर्जी कंजप्शन, ऐसे भी लिख सकते हो पावर इज द रेट ऑफ एनर्जी कंजम्पशन, ये भी आपका पावर की डेफिनेशन में लिख सकते हो, कंजम्पशन, राइट। और इसको कैलकुलेट कैसे करोगे आप, हम लिखेंगे पावर, हमें पावर निकालनी है, किसके रेट है ये, डूइंग वर्क या फिर एनर्जी कंजप्शन यानी कि कंजप्शन, यानी कि E अपॉन टी। वैल्यूज गिवन इन न्यूमेरिकल यू विल यूज दैट। आपको एनर्जी दी है, टाइम दिया है, तो आप पावर ऐसे निकाल लोगे, ठीक है। एनर्जी यहाँ पर किस में होगी आपकी, ऐसा यूनिट एनर्जी की जूल रहेगी और टाइम की यूनिट सेकंड रहेगी। सेकंड, एनर्जी का हमें पता है क्या होता है, एनर्जी हमने देखा था पिछले उसमें W इजिकल टू वी क्यू होता है, ठीक है। यानी कि एनर्जी को हमने क्या देखा था, वी क्यू, तो E इजिकल टू वी क्यू, राइट, अपॉन टी आ गया। अब क्यू बाई टी क्या होता है, I इजिकल टू क्या होता है आपका Q अपॉन टी, तो यहाँ पर हम बजाय Q बाई टी लिखने के V इंटू आई भी लिख सकते हैं, तो हमारे पास ये भी एक फार्मूला बन जाता है, ठीक है। अब यदि आपको वैल्यूज़ दी हुई हैं लेकिन आपको रेजिस्टेंस दिया है, करंट दी है, ये दोनों गिवन है, V गिवन नहीं है, तो आप क्या लिख सकते हो, पावर इजिकल टू V की जगह क्या लिख दोगे, V इजिकल टू होता है आपका आई आर, राइट। तो यहाँ पर क्या लिखोगे आप, आई आर, और एक आई ऑलरेडी है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या जाएगा, P इजिकल टू आई स्क्वायर आर, एक ये फार्मूला बन जाता है। अब आपको V एंड R गिवन है, I नहीं दिया है, तब क्या करोगे, P इजिकल टू V लिखोगे आप, और I की जगह क्या लिखोगे, I इजिकल टू होता है V अपॉन R, तो
V अपॉन आर आ गया आई की प्लेस पर, तो क्या बन गया आपका P इजिकल टू वी स्क्वायर आर। तो ये भी एक फार्मूला बन जाता है। तो इस तरह से बहुत सारे फार्मूले आपके बन जाते हैं पावर के। अब पावर का जो एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट क्या है, इज वॉट, ठीक है। लेकिन जो कमर्शियल यूनिट होगी इसकी वो क्या होगी, किलोवाट होगी, ठीक है। कमर्शियल यूनिट क्या होगी आपकी, किलोवाट, राइट। ठीक है, अब हम पता है P इजिकल टू वी इंटू आई है। तो यदि आपसे पूछा जाता है कि 1 वॉट किसके इक्वल है, तो यदि आपके सर्किट में करंट 1 एम्पियर फ्लो हो रही है और वोल्टेज 1 वोल्ट है, तो पावर कितनी होगी, 1 वॉट। इस तरह से आप निकाल सकते हो उसको, ठीक है। नेक्स्ट जो मैंने कहा कि कमर्शियल यूनिट किलोवाट होती है। तो आपको पता है कि जो घरों में हमारे जो बिजली का बिल आता है वो किस में आता है, किलोवाट आवर में आता है, किलोवाट में आता है। तो 1 किलोवाट इक्वल्स होता है 1000 वॉट के, ठीक है, 1000 वॉट के होता है। और एनर्जी का फार्मूला हमने क्या लिखा था, E इजिकल टू होता है P इंटू टी। यदि हम यहाँ से देखें इस फार्मूले से, तो E इजिकल टू क्या होगा, P इंटू टी, ठीक है। अब यदि आपको एनर्जी निकालनी है, पावर आपको वॉट में दिए, टाइम सेकंड में दिया है, तो आपकी एनर्जी चेंज करोगे आप किलोवाट आवर में, राइट। तो 1 किलोवाट आवर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 1000 वॉट मल्टीप्लाई 3600 सेकेंड्स। और इसको आप जब करोगे तो क्या हो जाएगा आपका 36 मल्टीप्लाई 1 2 3 4 5, और यहाँ पर भी आप डेसिमल लगा लोगे 10⁻⁶, और ये हो जाएगा आपका जूल। तो जो एनर्जी की यूनिट जब आप जूल में लिखोगे तो 1 किलोवाट आवर किसके बराबर हो जाता है आपका, 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल्स के। तो इस तरह से आपको सारी वैल्यूज़ निकालने में आनी चाहिए, सारे फार्मूले याद रखने हैं। इसके जितने भी फार्मूले हैं उनको एक बार जरूर ध्यान से पढ़ लेना, समझ लेना, ठीक है। अब देखते हैं इलेक्ट्रिक करंट के कुछ कॉमन एप्लीकेशन। जो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग है उस पर बेस्ड आपके बहुत सारे अप्लायंसेस हैं जो कि यूज़ में आते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक लॉन्ड्री आयन हो गया, इलेक्ट्रिक टोस्टर हो गया, ओवन हो गया, केटल हो गया, इलेक्ट्रिक हीटर। ये सारे के सारे वो डिवाइसेस हैं, वो अप्लायंसेस हैं जिनमें जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग यूज़ होता है। इसके अलावा जो बल्ब होता है, ये बल्ब है, इसमें भी जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग यूज़ किया जाता है। और इसमें होता क्या है कि जब बल्ब को हम ऑन करते हैं, स्विच ऑन करते हैं, तो इसके अंदर ये जो फिलामेंट होता है, ये फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। तो टंगस्टन का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा मेटल लेना होता है जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई हो। क्योंकि यहाँ पर जब ये बल्ब ऑन करते हैं, स्विच ऑन करते हैं, तो ये जब फिलामेंट है जिस मेटल का बना होगा उसको जल्दी मेल्ट नहीं होना है, तभी तो आपका बल्ब जल जाएगा। क्योंकि यदि ये मेल्ट हो जाएगा तो क्या होगा, सर्किट ब्रेक हो जाएगा और बल्ब फ्यूज हो जाएगा। तो टंगस्टन लिया जाता है, टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट होता है 3380 डिग्री सेल्सियस। तो समझ सकते हो तुम कि कितना ज़्यादा इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है, जिसकी वजह से जब ये स्विच ऑन करते हैं हम तो ये ग्लो भी करता है, क्योंकि हीट तो प्रोड्यूस होती है, साथ ही लाइट भी प्रोड्यूस होती है, और मेल्ट भी नहीं होता है क्योंकि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा है। ये इसका मेल्टिंग पॉइंट हो गया। साथ ही इस बल्ब के अंदर ये भी क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा जाता है कि कौन सी गैस भरी होती है, तो कोई इनएक्टिव गैस भरी होती है, जैसे कि आर्गन। आर्गन क्यों भरी होती है, क्योंकि यदि आर्गन नहीं होगी, एयर होगी सिंपली, तो क्या होगा, ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो जो टंगस्टन है वो इजीली ऑक्सीडाइज नहीं होता है यहाँ पर, और मेल्ट नहीं होता है, और इस तरह से बल्ब ग्लो होता है। इसमें भी जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का यूज़ किया गया है कि ये इतना हीट अप हो पा रहा है। नेक्स्ट इसका यूज़ फ्यूज़ में भी किया जाता है, जो इलेक्ट्रिक फ्यूज़ होते हैं। इस तरह के फ्यूज़ तुमने घरों में देखे होंगे, और आजकल एमसीबी भी चलती हैं, जो कि एमसीबी ट्रिप कर जाती है यदि किसी अप्लायंस में कहीं पर कोई फॉल्ट होता है। अदरवाइज़ ये फ्यूज़ इस तरह से होते हैं, पोर्सलेन होल्डर होते हैं इनके, ये सॉकेट होता है जिसमें इसको डाला जाता है, ठीक है। और ये जो T1 T2 आपको दिख रहा है, इसके बीच में ये दोनों नॉब्स होती हैं, इनके बीच में ये फ्यूज़ वायर को लगाया जाता है। जब ये इसमें फिक्स होता है तो ये किससे कनेक्ट हो रहा है, लाइव वायर से। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि जो फ्यूज़ वायर है वो किससे कनेक्टेड होता है, तो लाइव वायर से कनेक्टेड होता है। डोमेस्टिक जो यूज़ होते हैं उसमें जो फ्यूज़ वायर है इसकी रेटिंग 1 एम्पियर
2 एम्पीयर, 5 एम्पीयर, 10 एम्पीयर इस तरह से होती है। और यदि आपकी एक इलेक्ट्रिक आयन है जिसके जो पावर है वो 1 किलोवाट है, तो 1 किलोवाट की जो आपकी इलेक्ट्रिक आयन है उसके लिए जो करंट चाहिए वो होगी 4.5 एम्पीयर। तो ऐसे केस में जो फ्यूज़ वायर होगा वो 5 एम्पीयर का होगा। तो इस तरह से इसको कैलकुलेट करके फ्यूज़ वायर को लगाया जाता है। तो ये सारे आपके एप्लीकेशंस हो गए, ये भी इम्पॉर्टेंट होता है आपका।